बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर जवेरिया बतूल मैं बात कर रही हूँ और ये आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो एक्सप्लोरिंग लिटरेचर रिव्यू। ये एक टॉपिक है जिसमें HEC डिजिटल लाइब्रेरी और ऑनलाइन रिसोर्सेज को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। बात यह है कि जब कोई आर्टिकल आप पब्लिश करने जा रहे होते हैं, कोई थीसिस लिख रहे हैं या कोई जो है पेपर पब्लिश कर रहे हैं, आर्टिकल पब्लिश कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको लिटरेचर रिव्यू चाहिए होता है। मतलब आपने जो पहले काम हो चुका होता है उसका जायज़ा लेना, रिव्यू यानी दोबारा से उसका जायज़ा लेना होता है और वो आपको लिखना भी होता है। और उसको हम कैसे ढूंढें, यानी कि नेट पे ऑलरेडी, और हमारा कोई काम होता ही नहीं है जब तक हम लिटरेचर रिव्यू ना किया हो ना, तो हम नहीं आगे चल सकते। हमें बताना होता है कि इस टॉपिक से रिलेटेड यहाँ तक काम हो चुका है और मेरा काम ये है और नया है, तो हमें लिखना होता है। ठीक है, तो पहली बात तो ये होगी। लिटरेचर रिव्यू क्या है? एक ऐसा टेक्स्ट होता है जो एक स्कॉलर बंदा जो है आर्टिकल लिख रहा है या स्कॉलरी पेपर में इंक्लूड कर रहा है, वो क्या करेगा जिसमें करंट नॉलेज, मौजूदा वक्त की बात भी होगी और उसके अंदर पुरानी जो सब्सटेंसिव जो है फाइंडिंग जो है वो भी, जो ऑलरेडी हो चुका है वर्क वो भी, और थ्योरेटिकल और मेथडोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन टू अ पर्टिकुलर टॉपिक, यानी कि क्या क्या काम उस पर थ्योरेटिकली और हो चुका है और सारा वर्क जो मेथडोलॉजिकली कंट्रीब्यूशन किसी ने काम किया है वो सारा का सारा हमने डालना है। ऑलरेडी जो उस पर काम हो चुका है वो हमने डालना है। ठीक है, अब ऑनलाइन डेटाबेस क्या होता है, अपने आप को फेमिलराइज़ करें डेटाबेस के साथ। बेसिकली ये ना ऐसा चीज़ जो कि हम नेट से निकाल सकते हैं और आपकी स्टडी से रेलेवेंट है, तो आप उसका डेटाबेस यानी कि उसको सर्च करके उसका सारा डाटा निकाल सकते हैं। तो ये डेटाबेस होती है, यानी कि आपने लाइब्रेरी सोर्स से देखना है और उसका सारा डाटा कलेक्ट करना है यूजिंग रेलिवेंट डेटाबेस सर्च। आपने अगर जब सर्च करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आम गूगल का जो साइट होती है उससे इतना अच्छा नहीं निकल रहा होता। आपको क्या लेके आना होता है, आपको गूगल स्कॉलर के ऊपर जाना होता है। गूगल की एक टाइप है, उसे खोलेंगे ना तो उसमें फिर आप रिसर्च आर्टिकल लिखेंगे तो वो मिल जाएगा। तो कुछ तो आपको इजीली मिल जाते हैं ना, आपको उनको कोई पैसे नहीं पे करने होते, फ्री होते हैं, और कुछ आपको पेमेंट पे मिलते हैं, तो वो फ्री नहीं होता। ठीक है, तो URL उसका लिखा होता है तो वो आप डालते हैं, यानी उसका जो एड्रेस होता है वो मिल जाता है और फिर आप उसको सर्च करते हैं। रिसर्च गेट भी इसी तरह एक वो है जिसमें आपको तमाम रिसर्चर्स को इकट्ठा किया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा उसमें जर्नल्स और ये चीज़ें मौजूद हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी के भी एब्स्ट्रैक्ट हैं, यानी पाकिस्तानी रिसर्चर्स ने जो काम किए हुए हैं ना वो भी इसमें है। तो मतलब आपको ना नेट पे से सारा उसका लिटरेचर जो जमा करना है, तो आपने जाके गूगल स्कॉलर में से या रिसर्च गेट में से जाके वो आर्टिकल्स को सर्च करना है, उस पर कितना काम हुआ है, या पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी का भी हो सकता है। अब HEC ने ना डिजिटलाइज़ कर दिया लाइब्रेरी को, DL जो है डिजिटल लाइब्रेरी है, और ऑनलाइन हम यहीं बैठे हर चीज़ खोल सकते हैं ना। तो ये नॉन प्रॉफिट रिसर्च, यानी इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। इसका फ़ायदा क्या है, यानी पैसे नहीं वो कमा रहे, ऑन पेमेंट हमें मिलते थे ना आर्टिकल, तो ये हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। पैसे किसने पे किए हैं, HEC ने पे किए हैं, और हमें ये नॉन प्रॉफिट रिसर्च दे रहे हैं डेवलपमेंट के लिए, ताकि इंटरनेशनल स्कॉलर को हम जाके उनका लिटरेचर देख सकें और ऑनलाइन हम देख कर हम जो है एक्सेस कर सकें, हमें उस तक पहुंच हो जाए हाई क्वालिटी चीज़ों की। पीयर रिव्यूड जर्नल, बेसिकली जब कोई जर्नल लिखते हैं या आर्टिकल लिखते हैं तो ऐसे पब्लिश नहीं होता, उसको 4-5 लोग रिव्यू करते हैं, ओके करते हैं, हाँ ठीक है ये बेस्ट है, तो पीयर रिव्यू कहते हैं उसे, जर्नल का पीयर रिव्यू। ऐसे जर्नल जो पीयर रिव्यूड जर्नल हैं, ठीक है, और डेटाबेसेस यानी जिसका सारा आपको मालूमात डाटा वहाँ से कलेक्ट हो सकता है। आर्टिकल्स हैं, ई बुक होती हैं, सॉफ्ट कॉपी में जो बुक्स होती हैं वो ई बुक होती हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म की डिसिप्लिन्स यानी मुख्तलिफ़ किस्म की ब्रांचेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हर एक में आपको मिल जाएगी। और ई बुक स्पोर्ट प्रोग्राम विल अलाउ, आपको रिसर्चर को अलाउ करता है, यानी इतना अच्छा ये है कि आपको फुल टेक्स्ट जो है मिल जाएगा। तो इंपॉर्टेंट टेक्स्ट और रेफरेंस बुक्स जो भी आपको चाहिए होगी वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। और तकरीबन 75,000 जो है इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट्स हैव बीन मेड अवेलेबल थ्रू डिजिटल लाइब्रेरी प्रोग्राम। तकरीबन इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट्स जो है वो दिया गया है। अब क्या है लिंक HEC की लाइब्रेरी का डिजिटल का, वो ये है www.digitallibrary.edu.pk। अब ओपन एक्सेस रिसोर्स क्या है, यानी आपके लिए खुल गया है सारी चीज़ों की पहुंच, ओपन खुल गया एक्सेस, हर चीज़ तक आपको पहुंच गया, तमाम रिसोर्सेज तक, कि आप हर बंदे के लिटरेचर जो है वो निकाल लें, क्योंकि ये पेड होते हैं। ओपन एक्सेस लिटरेचर, उसमें वो होगा जो लिटरेचर जो आपके पास अवेलेबल होगा वेब पर फ्री ऑफ चार्जेस, अदरवाइज़ वो डॉलर्स में होता है। अगर हम ई लाइब्रेरी के थ्रू नहीं खोलेंगे, जर्नल खोलेंगे, तो हमें नहीं वो मिल सकता। तो हमें क्या होता है कि हमें उसकी फ़ी पे करनी पड़ती है, और उसकी कॉपीराइट होती है कि आप खुद अपने नाम से नहीं उसे पब्लिश कर सकते, जो राइटर है उसी के नाम से। और लाइसेंसिंग रिस्ट्रिक्शन, बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जो आप बना नहीं सकते, पेटेंट हुई नहीं है, तो आपको ना लाइसेंस लेना पड़ता है पहले कि भाई 10 साल तक के लिए किसी ने लाइसेंस
लिया, बस वही कंपनी बना रही है, कोई और नहीं बना सकती। जैसे किसी भी बोतल जो है ड्रिंक्स के फार्मूलाज हैं वो उनका लाइसेंस होता है, ठीक है, पेटेंट हुआ होता है, तो हमें लाइसेंस रिस्ट्रिक्शन होती हैं। तो ये चीज़ें हमें, जो चीज़ें बाज़ वेबसाइट को खोलने की लाइसेंस से होती है तो वो हमें नहीं मिलती। HEC हमें ये सारी चीज़ें ओपन एक्सेस दे देता है, जाओ भी आप फ्री में ले लो। फिर क्या है, कमिटिंग टू ओपन एक्सेस रिक्वायर्स डिस्पेंसिंग विद द फाइनेंशियल, टेक्निकल, लीगल बैरियर। अब बहुत सारे बैरियर आ जाते हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप नहीं निकाल सकते, आप टेक्निकली आप किसी वेबसाइट को खोल नहीं सकते, अलाउड नहीं है, लीगल बैरियर, किसी आर्टिकल को वैसे आप देख ही नहीं सकते। तो इन सारी लिमिट्स की वजह से हम नहीं पहुंच सकते थे, लेकिन अब इस वजह से हमें उन्होंने ओपन एक्सेस दे दिया है। पे हमारी HEC कर रही है और हम यूज़ हम कर रहे हैं। सिर्फ ओनली कंस्ट्रेन ऑन रिप्रोडक्शन एंड, सिर्फ एक रुकावट है डिस्ट्रीब्यूशन एंड द ओनली रोल ऑफ फॉर कॉपीराइट। कॉपीराइट का मकसद ये होता है कि उस बंदे की जो इन दिस डोमेन ये होता है, ऑथर का कंट्रोल रहे उसकी इंटीग्रिटी एंड वर्क जो है उसकी पहचान और उसका काम और उसका नाम बाकी रहे, ये ना उसको एक्नॉलेज किया जाए, उसको साइट किया जाए, मतलब उसको एक्नॉलेज करें। जब भी आप कहीं लिखें आप उसका नाम लिखें, इस बंदे ने फ़लाँ जर्नल में फ़लाँ वाक़या काम किया था, ये उसकी बात है। आप अपने नाम से ना छाप दें और उसको उसी तरह साइट करें, वो सारा जब आप रेफरेंस देंगे उसको साइटेशन कहते हैं कि ये इस बंदे ने काम किया था, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, हर कोई नहीं खोल सकता, ये जो वो लोग जो HEC के रजिस्टर्ड इदारे हैं वो खोल सकते हैं। एलिजिबिलिटी एक्सेस इंफॉर्मेशन जो है फॉर द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट रिकग्नाइज बाय हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन खुद इसको देती है। नॉट फॉर प्रॉफिट रिमिट, यानी इससे उसने कोई प्रॉफिट नहीं लेना, रिमिटेंस नहीं लेनी, कोई पैसे नहीं लेने, ये जस्ट हेल्प है। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की डिग्री अवार्डिंग तमाम यूनिवर्सिटियों को इजाज़त दे दी है, ये लाइब्रेरीज आप खोल सकते हैं। नॉन प्रॉफिट रिसर्च NGOs जो हैं, ऐसी नहीं, नॉन प्रॉफिट रिसर्च वाले लोग जो रिसर्च करा रहे हैं कोई प्रॉफिट लिए बगैर, प्राइमरी एक्टिविटी शुड बी एजुकेशन एंड रिसर्च, जिसका काम यही है कि वो तालीम देना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं। हायर एजुकेशन के कॉलेज हमें इजाज़त दे दी है, टीचिंग हॉस्पिटल में दे दिया है। इसके अलावा ऐसी NGOs जो हैं जो काम कर रही हैं सिविल सोसाइटी के लिए, उनको कोई आर्टिकल चाहिए किसी एरिया के बारे में तो वो निकाल सकते हैं। अच्छा, फिर उसके अलावा और जो है ये एलिजिबल होंगे, लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन जिन लोगों के लिए नहीं है वो कौन सा है, जो HEC ने रिकग्नाइज़ नहीं की, वो यूनिवर्सिटियाँ, मिलिट्री के लोग, मिलिट्री की एफिलिएटेड जगह, इनको इजाज़त नहीं है कोई, लेकिन सिवाय वो जो डिग्री अवार्ड कर रहे हैं वो वाले खोल सकते हैं। एटॉमिक न्यूक्लियर रिसर्च वाले वो नहीं खोल सकते। और इंस्टीट्यूट मस्ट एग्री टू द टर्म एंड कंडीशन फॉर एक्सेस ऑफ रिसोर्स अवेलेबल थ्रू द लाइब्रेरी। तो ये सारी चीज़ें जो है उसको अवेलेबल होंगी, टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से वो इंस्टीट्यूट करेगा। अगर वो टर्म एंड कंडीशन को मानेगा तो HEC देगी, वरना नहीं देगी, उनकी कुछ शराइत HEC की माननी पड़ेंगी हमें, ठीक है, हमारे कॉलेज को मिल जाएगा। अब ये क्या है, लाइब्रेरी को इकट्ठा करके उन्होंने एब्रेरी बना लिया है। ये हेल्प करती है कस्टमर्स को कि हम आराम से स्ट्रेटेजिकली तरतीब से हम ना इसको निकाल लें, ठीक है। इन्वॉल्विंग ट्रांजिशनल डाइवर्सिफाइंग एंड स्ट्रीमलाइन, कि हमने ना ट्रांजिशन एक जगह से दूसरी जगह हम अपने अंदर चेंज प्रोड्यूस करें और डाइवर्सिफाई, और हमें बहुत मुनफरिद तरह तरह की चीज़ें मिल जाएं और फिर हम उसको स्ट्रीमलाइन कर लें, अपने हिसाब से उसको सेट कर लें, ठीक है। स्ट्रीमलाइन होता है अपने हिसाब से सेटिंग कर लें। द कंपनी बिलीव्स दैट बाय चैलेंजिंग द ई-बुक स्टेटस क्यू ऑर्गेनाइजेशन कैन इफेक्टिवली सर्व द डाइवर्स ग्रुप ग्रोइंग नीड्स। इस तरह से क्या होता है, ई-बुक की वजह से आपको जो है एंड यूज़र को विद इन द बजट फ़ायदा मिल जाता है। एंड यूज़र कौन है, हम हैं, ठीक है, हम लोग जो हैं वो एंड यूज़र हैं, हम जो स्टूडेंट्स हैं वो एंड यूज़र हैं, उसको फ़ायदा मिल जाए, ठीक है, इफेक्टिवली सर्व हो जाए, ऑर्गेनाइजेशन सर्व हो जाए। उसका असल मकसद ही यही है, ई-बुक का असल मकसद ये है कि आपको एंड यूज़र जो है उसको मिल जाए बगैर पैसे के, और बजट जो है वो इंस्टीट्यूशन का या HEC का लगेगा और बाकी किसी का नहीं लगेगा। लाइब्रेरी जो है करेंटली उसके पास 4500 लाइब्रेरी के कस्टमर मौजूद हैं इस वक्त भी, और वो तकरीबन 19.2 मिलियन एंड यूज़र हैं, यानी स्टूडेंट जो उसके साथ काम कर रहे हैं ना। लाइब्रेरी के कस्टमर कौन है, यानी कि अगर फ़र्ज़ की लाइब्रेरी वर्ल्ड वाइड चल रही है तो HEC उसका कस्टमर है, और उसके अंडर सारी जो यूनिवर्सिटी हैं वो उसके पैसे जो देगा वो कस्टमर होगा, और उस एंड यूज़र जो स्टूडेंट्स होंगे एंड यूज़र 19.2 यूज़र हैं वो जो उसे यूज़ कर रहे हैं। तकरीबन 500 वर्ल्ड्स मोस्ट अथॉरिटेटिव पब्लिशर डिस्ट्रीब्यूट, तकरीबन
500 पब्लिशर आ गए हैं, एक पब्लिशर के कई कई जर्नल होते हैं, तो इसलिए बहुत बड़ी तादाद में जो है ना वो आके अपना लाइब्रेरी को जो है ना अपना दे रही है ना मटेरियल। अच्छा, फाउंडेड क्या थी 1999 में, बहुत पहले ई बुक स्टार्ट की थी, एक बंदा था, उसकी वेबसाइट थी प्रोक्विस्ट के नाम से, वो बिज़नेस चला रहा था। प्रोक्विस्ट आप खोलेंगे तो आपको मिल जाएगा, और ये जो है कैलिफोर्निया USA की, कैलिफोर्निया का एक शहर है पैलो एल्टो, वहाँ पे जो है ये लोकेटेड था प्रोक्विस्ट, और उसका जो था उसका जो है वो फाउंडर जो है वो था जिसने फिर ये लाइब्रेरी शुरू की है, और ये सारे जो है इसको ख़रीदते हैं और फिर अपने एंड यूज़र को देते हैं। अब इसके अलावा कौन सा है, एक है मैक्रॉ हिल कलेक्शन, तो ये डिफरेंट तरह की वेबसाइट्स हैं, आप इनको खोल लेंगे ना, ये भी आपके पास वो डेटाबेस लाइब्रेरी के टाइप प्रोवाइड करते हैं, जिसमें एक्सेस इंजीनियरिंग के टॉपिक्स होंगे, मेडिसिन के होंगे, साइंस के होंगे। स्प्रिंगर लिंक है, ये आप खोलेंगे तो आपको यहाँ पे उससे रेलिवेंट टॉपिक मिल जाएंगे। स्प्रिंगर लिंक जो है वो हमें कितनी देता है, 503 फुल टेक्स्ट स्प्रिंगर लिंक स्प्रिंगर जर्नल्स, ये इनके जर्नल्स हैं जो पब्लिश हैं, तकरीबन 500 फुल टेक्स्ट। एक होता है एब्स्ट्रैक्ट, यानी थोड़ा सा मटेरियल देते हैं ना, उसका निचोड़ जो एब्स्ट्रैक्ट होता है वो देते हैं। एक होता है फुल टेक्स्ट, यानी पूरा का पूरा मुकम्मल पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं, पूरा जर्नल। और 738 फुल टेक्स्ट जर्नल, यानी इतने ज़्यादा जर्नल जो हैं आप उन्होंने पब्लिश किए हुए। क्लोवर एकेडमिक पब्लिशिंग जो पब्लिश करता है वो अपने दे रहा है तकरीबन 738 फुल जर्नल। हर जर्नल कुछ हर मंथली आ रहे होते हैं, कुछ जो है 6 मंथ के बाद आ रहे होते हैं, कुछ 1 मंथ में 2 दफ़ा आ रहे होते हैं। वन ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग इंफॉर्मेशन सर्विस जो है टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल जर्नल, अब इसमें सबसे ज़्यादा साइंस, टेक्नोलॉजी और मेडिकल जर्नल इसमें आते हैं, तो अगर आप लेना चाहते हैं तो ये स्प्रिंगर लिंक इसको भी ओपन कर सकते हैं। फिर है एल्सवियर जो है ये साइंस डायरेक्ट हम यूज़ करते थे। साइंस डायरेक्ट भी एक वेबसाइट है, आप उसे खोलेंगे, आप उसमें पुट करेंगे ईयर 2000 की चाहिए, 2010 की चाहिए, आप ले सकते हैं साइंस डायरेक्ट में, तो उसमें आप फुल टेक्स्ट आपको साइंटिफिक डाटाबेस मिल जाता है, जो भी आपका टॉपिक है आप लिखेंगे और आपको मिल जाएगा। तकरीबन उन्होंने बताया है मोर देन 500 मेरे ख्याल में 2500 लिखना चाह रही हैं पीयर रिव्यूड जर्नल, यानी वही जर्नल जो कि बड़े ऑथेंटिक जर्नल हैं जिनको पीयर्स ने रिव्यू भी किया हुआ है, और तकरीबन 11,000 किताबें इधर हैं, और तकरीबन 11 मिलियन आर्टिकल जो हैं और चैप्टर जो हैं वहाँ पे आ रहे हैं, ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 0.5 मिलियन एडिशन पर ईयर, और हर साल 0.5 मिलियन यानी कि आधा 5 लाख हर साल बढ़ रहे हैं, ठीक है। और एल्सवेयर जो है हैज़ डिजिटल एज मच एज जो है 1995 से ले जर्नल उन्होंने शुरू किया है, ओन कंटेक्ट एज पॉसिबल ब्रिंगिंग आर्टिकल फ्रॉम एज फार बैक एज 1823 से जो काम होता गया वो सारा ये डालते गए हैं नेट पे, और 1995 तक उन्होंने सारा काम आलमोस्ट डाला, ठीक है। और इसके अलावा जो है ये सारा उन्होंने ऐड करने की कोशिश की है, उसको डिजिटलाइज, यानी कि पहले तो प्रिंटेड फॉर्म में था ना, डिजिटल फॉर्म में आया है। नेवर हैज़ अ डेप्थ इन लिटरेचर सर्चिंग हैज़ बीन सो कम्प्रिहेंसिव एंड ईजी टू फाइंड, इतना आसान और इतना कम्प्रिहेंसिव इससे पहले कभी नहीं था। फिर एल्सवेयर जो है वो क्या है, साइंस डायरेक्ट उसका पार्ट है और वो उसका बनाने वाला है, और साइंस डायरेक्ट से आपको मैंने बताया था हम ढूंढते थे आर्टिकल का नाम लिखें और ईयर का नाम लिखें, ऑथर के नाम से ढूंढना चाहते हैं तो मिल जाएंगे उस ऑथर के सारे आर्टिकल उस साल में जितने पब्लिश हुए हैं, तो आपके टॉपिक से रिलेवेंट जो हैं ये साइंसिस के आपको मिल जाते हैं। तो ये बता रही हैं और ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तकरीबन 2000 जर्नल जो हैं उसके साथ अटैच हैं, और बुक्स एंड डेटाबेस के सेकेंडरी डेटाबेस उसके साथ। अच्छा, साइंस डायरेक्ट इज़ वर्ल्ड लीडिंग इलेक्ट्रॉनिक कलेक्शन ऑफ साइंटिफिक जर्नल, ये सबसे लीड कर रही है इस वक्त साइंस डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कलेक्शन में। इसमें सारे जर्नल बहुत ज़्यादा इसमें है और हाई क्वालिटी कंटेंट होता है, ये नहीं होता कि हाई क्वालिटी लो क्वालिटी नहीं, अच्छी ये चुन के लाते हैं, अच्छी ब्रांचेस हैं साइंस की, टेक्नोलॉजी की, मेडिसिन की, वो सब यहाँ पे मौजूद हैं। फिर है एमराल्ड इज़ अ ग्लोबल पब्लिशर, ये एक पब्लिशर है जो कि कई जर्नल पब्लिश करता है। उसने ये क्या किया, सारी जो रिसर्च करने वाले लोग थे ना, प्रैक्टिस वाले थे, उनकी एक सोसाइटी बना दिया, ठीक है। तो ये सोसाइटी एक कंपनी है, वो मैनेज करती है पोर्टफोलियो ऑफ मोर देन 290 जर्नल्स, यानी क्या करते हैं कि 290 जर्नल का जो पोर्टफोलियो, उन जर्नल को का सारा कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। 2000 किताबें मिल जाएंगी और उनकी सीरीज़ ऑफ वॉल्यूम, एक किताब ऐसी नहीं होती, उसके 4-4, 8-8, 10-10 वॉल्यूम होते हैं,
वो मिल जाएंगे, एज वेल एज प्रोवाइडिंग एन एक्सटेंसिव रेंज ऑफ ऑनलाइन प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे, एडिशनल कस्टमर रिसोर्सेज और सर्विसेज मिल जाएंगी आपको, इसके अलावा और भी चीज़ें आपको काफ़ी सारी सर्विसेज मिल जाएंगी। जनरल गाइडलाइंस टू राइटिंग अ लिटरेचर रिव्यू, अब आप अपना रिव्यू लिखना चाह रहे हैं किसी आर्टिकल का, तो आप अपना मोस्ट रेलिवेंट टॉपिक उससे सबसे मिलता जुलता उससे काम लेंगे, वही का वही तो नहीं आप कर सकते, न्यू काम करना है तो आपने वो टॉपिक जो स्टडी कर रहे हैं उससे रेलिवेंट ढूंढेंगे। फिर इतना ज़्यादा डोंट अटेम्प्ट टू कवर एवरीथिंग रिटन ऑन योर टॉपिक, आपके टॉपिक पे जो सब कुछ लिखा है वो सारा का सारा जमा नहीं कर लेना, तो आपने क्या करना है, लिटरेचर करना है, उसको एज अ एविडेंस सबूत के तौर पे देना है कि देखो ये काम ऑलरेडी हो रहा है और मैं ये इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है और मैं ना इसको यहाँ से आगे से कर रही हूँ। ठीक है, आपने लिटरेचर को ना आपने ऑर्गेनाइज करना है, क्रोनोलॉजिकल मतलब टाइम बेस, दिस इज कॉमन अप्रोच स्पेशली टू टॉपिक दैट हैव बीन टॉक्ड अबाउट फॉर लॉन्ग टाइम, यानी वक्त के साथ साथ उसके अंदर जिसमें तब्दीली आई है वो चीज़, यानी क्रोनोलॉजिकल का मतलब यही है कि वो चीज़ वक्त के साथ इसमें और चेंज आ गई और चेंज आ गई और चेंज आ गई, उसको ज़्यादा उसकी फिर आपको हिस्ट्री को लिखना पड़ेगा। फिर प्रोमिनेंट ऑथर्स जो हैं उस टॉपिक के ऊपर जो सबसे प्रोमिनेंट काम किसी ने किया हुआ है, अच्छा काम किया हुआ है, वो आपने चुन लेना है, वो भी आपने लिख लेना है, वो भी गुड अप्रोच है। उसके सारे फेमस ऑथर और रिसर्चर आपने वो भी अपने टॉपिक में डाल सकते हैं। अब आइडेंटिफाई द लिटरेचर दैट रिव्यू विल रिव्यू, कौन सा लिटरेचर आप रिव्यू करेंगे, कुछ टिप्स उन्होंने बताई हैं। आपने एक्सपेरिमेंट करना है विद डिफरेंट सर्चेज, मुख्तलिफ जगह पे जा के सर्च करना है और लिमिट करते जाना है अपने सर्च को। ठीक है, ऐसे ही नहीं करना कि सब कुछ डाल लें, नहीं, आपने वो चीज़ उठा के डालनी है, या तो वो आपके टाइटल में है यानी कि आपकी हेडिंग में आ रही है, या आपके जो है एब्स्ट्रैक्ट में वो बात आ रही है, उन चीज़ों के से रिलेटेड चीज़ों को आप डाल लें। अगर नहीं आ रहा तो आप अपने टॉपिक को रीडिफाइन करें और फिर उसके बाद आप देखें कि आपके टॉपिक से जो लिटरेचर रिव्यू में चीज़ें आ रही हैं, जो आपके हेडिंग्स में आ रही हैं, जो आपके एब्स्ट्रैक्ट में आ रही हैं, शुरू में जो निचोड़ लिखा होता है उसे एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं, तो वो उससे रिलेटेड चीज़ें जो हैं उनको आपने उठा के डाल लेना है रिव्यूज़ में। ठीक है, जो पहले से लोगों ने लिखा हुआ है वो आपने डालना है उसमें लिटरेचर रिव्यू में। फिर एनालाइज द लिटरेचर, फिर आप उसको एनालाइज करें, you have to decide what point you are finished with collecting new resources so that you can focus on writing up your findings, ताकि आपने ना ला के वहाँ ख़त्म करना है कि आपकी जो सारी चीज़ें हैं वो डाल के फिर आप ताकि अपनी फाइंडिंग्स को लिख सकें। ठीक है, हाउएवर बिफोर यू बिगिन राइटिंग, शुरू करने से पहले आपने थोड़ा सा एवेलुएट ज़रूर करना है कि रेफरेंसेस को, कि आप जो चीज़ ले रहे हैं वो कहाँ से आई है, उसका रेफरेंस कहाँ है, लिखने वाला कौन है, और फिर आप देखें कि तकरीबन जो मौजूदा लिखने वाली है ना उनसे देखें करंट वर्क, क्योंकि उन्होंने पिछला वर्क अपने अंदर शामिल किया होता है, तो आप कोशिश करें जो करंट वर्क है ना वो डालें। टिपिकली रिव्यू विल कवर 5 ईयर, 5 साल तक का काम आपने डालना है और उससे ज़्यादा नहीं डालना। लेकिन लैंडमार्क स्टडीज़ का मतलब ये होता है किसी ने कोई बहुत धमाकेदार कोई ज़बरदस्त काम किया है और बहुत प्रोमिनेंट काम किया, वो ज़रूर डालना है। 5 साल से पीछे भी अगर किसी ने कोई प्रोमिनेंट काम किया तो वो आपने डालना है। ठीक है, टिपिकली रिव्यू कवर करेगा 5 साल को, लेकिन 5 साल से पीछे वाला डाल रहे हैं तो इंपॉर्टेंट वर्क। फिर अगर लैंडमार्क नहीं है वो काम, यानी कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं है, लैंडमार्क कोई बहुत ज़बरदस्त किस्म का ब्रेक थ्रू नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे, आप सिर्फ उसको डालेंगे और बताएंगे कि मैंने क्यों इसको चूज़ किया। यू शुड डिफेंड, आपको बताना पड़ेगा भाई मैं ये वाला जो टॉपिक डाल रहा हूँ ये बता रहा हूँ क्यों, इसलिए मैंने इसको पिक किया, इस बंदे को, इसका टॉपिक मैं इसलिए डाल रही हूँ। तो ये सारा तरीका था जो मैंने आसान करके आपको बताया है। तो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।